आज हमने टॉपिक लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या होती है कि देखिए जब भी कोई भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से बच्चों को जाते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन मान लीजिए आगे जाते रहते हैं वाया जीन्स। तो इसको क्या वो कहते हैं, तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। तो एक्चुअली जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है तो उनको क्या कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को। म्यूटेशनल थ्योरी दी थी यूजो डी व्राइज ने 1901 में, और वाल्टर सटन जो है उन्होंने क्या किया था 1902 में, उन्होंने पेड़ क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए थे ग्रास हॉपर के। तो ग्रास हॉपर का उन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था, उस सेल में उन्होंने क्या देखा था, तो पेड़ क्रोमोसोम उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। तो जीन्स की अगर बात करें तो जीन्स क्या है, तो जीन्स कैरी होते हैं वाया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को कैरी करने वाला जो कैरियर है तो उसको ही क्या कहते हैं, तो जीन्स ऐसे कहते हैं। तो 1944 में क्या है कि ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकर्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड, तो उन्होंने क्या प्रूव किया था कि अगर वायरस छोड़े तो वायरस छोड़ के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या होगा, मिनिमम जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा। 1961 में फ्रेंच जो जेनेटिक्स थे फ्रैंकोइस जैक मोनोड, तो उन्होंने एक एक्चुअली मॉडल प्रपोज किया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस पे डिपेंड था। तो उन्होंने मॉडल प्रपोज किया था, प्रपोज द मॉडल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो उनका कहना था कि जो भी डीएनए होता है तो डीएनए कैसे बनता है, तो डीएनए एग्जैक्टली जो होते हैं तो डीएनए के किस में मदद करते हैं, तो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ये मॉडल उन्होंने ये किया था, प्रपोज किया था। अगर हम साइंस ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो साइंस ऑफ हेरिडिटी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी। अगर किसी डिसऑर्डर है तो उसमें अगर हमें कोई हाइब्रिड अगर वैरायटी अगर करना है या एनिमल का या प्लांट का, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जेनेटिकल, तो उसमें भी साइंस ऑफ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट आता है। इवन बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि जिसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं, तो वहाँ भी क्या यूज होता है, साइंस ऑफ हेरिडिटी यूज होता है। तो जीन्स क्या है, तो जीन्स क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, जीन्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो हमारा जो भी बॉडी फंक्शन है, तो बॉडी फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो जीन्स करता है। तो जीन्स कैसे करते हैं, जीन्स से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन करता है कंट्रोल पूरे बॉडी को। तो इनडायरेक्टली जीन्स करता है कंट्रोल हमारे ह्यूमन बॉडी को। डीएनए क्या होता है कि डीएनए एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो उसमें डीएनए में स्टोर्ड होता है। और सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनना है। तो कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा रहता है, तो डीएनए में होता है। तो डीएनए में अलग अलग कोड होते हैं, तो कोड हमें ये करते हैं, बताते हैं कौन सा प्रोटीन बनाना है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का सिंथेसिस बाय द डीएनए थ्रू द आरएनए। तो जो एक्चुअली प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या बनाते हैं, तो एमआरएनए बनाते हैं, और एमआरएनए एक्चुअली जाते हैं और उससे सेल के बाहर जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं, और एमआरएनए और टीआरएनए एक साथ आते हैं, और टीआरएनए और एमआरएनए एक साथ आते हैं, और वो राइबोसोमल आरएनए के साथ क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं। तो यानी कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, और उसके बाद है आरआरएनए। तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऐसे कहते हैं। अगर हम एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए के पास जो भी सीक्वेंस रहेगा, तो वो सीक्वेंस क्या रहेगा, जो डीएनए रहता है तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उस पर रहता है, और उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होगा, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम आरएनए ऐसे कहते हैं। तो जो एमआरएनए होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। तो डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो उसमें से एक ही स्ट्रैंड यूज होता है। तो डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो देखिए यहाँ डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड है, 2। तो उसमें से एक जो स्ट्रैंड है, मान लीजिए ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या है, एमआरएनए। नीचे जो वाला स्ट्रैंड है इसको क्या कहता है, तो इसको हम कहते हैं ये आरआरएनए है। बट इस आरआरएनए पे अगर जो भी मटेरियल लाया जा रहा है वो कहाँ से लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है टीआरएनए के थ्रू, यानी कि ट्रांसफर आरएनए के थ्रू। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैरी करता है एमआरएनए, जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा।
आरएनए जो होता है तो उसके पास यूरेसिल होता है, और जो डीएनए होता है उसके पास थाइमिन होता है। तो ये चेंज होता है एग्जैक्टली डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए क्या होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है आरएनए बनाने के। तो आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कहते हैं। और ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है कि जो भी अमाइनो एसिड होते हैं या प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन किससे बनते हैं? तो अमाइनो एसिड से बनते हैं। और वो अमाइनो एसिड कैसे रहते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिनिमम आके बन जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 3 न्यूक्लियोटाइड का अगर हम सीक्वेंस देखें तो उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस है जो आरएनए बनता है डीएनए से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है कि प्रत्येक हर एक जो ये रहता है आरएनए, तो वो उसके ऊपर क्या रहता है कि जो भी प्रोटीन रहता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड का जो कोड होता है उसमें बहुत सारे कोड होते हैं। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके एक कोड बनाते हैं, उसको ही कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो डॉक्टर हरविंदो खुराना जो एक्चुअली इनका जो इंडियन ओरिजिन है, तो वो जो साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से तो उनके डिस्कवरी की थी ट्रिपलेट कोडॉन की। तो उसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज इन 1968 में। अगर हम टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए क्या है? तो एक्चुअली सेल में अवेलेबल रहता है। साइटोप्लाज्म में से वो क्या होता है, बहुत सारे एंटीकोडॉन यानी बहुत सारे अलग अलग अमाइनो एसिड लाके देता है आरआरएनए को, जिससे क्या करता है आरआरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसके ऊपर एमआरएनए के ऊपर, तो उसका एंटीकोडॉन बनाता है और उससे मदद होती है प्रोटीन बनाने में। ट्रांसलोकेशन क्या है कि जो आरआरएनए होता है, तो जो आरआरएनए होता है ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन लेके आता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन किसके रेफरेंस में रहेगा? एमआरएनए के रेफरेंस में। तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि देखिए आरआरएनए कीप्स मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन एट अ टाइम। तो इसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपका इस सेल में कुछ ये डीएनए बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें देखिए ये जो आगे जो नीचे का जो ये है आरएनए है, तो आगे वो मूव करता रहेगा कंटिन्यूसली। अगर ये आगे मूव करता रहेगा एट अ टाइम, वो ऐसे मूव करेगा कि एटलीस्ट मिनिमम जब भी 3 न्यूक्लियोटाइड अगर एक साथ जुड़ गए हैं, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद या 6 या मल्टीपल ऑफ 3 अगर जुड़ने के बाद वो आगे आगे प्रोसेस करता रहेगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन इज नथिंग बट आरआरएनए कीप्स मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन एट अ टाइम। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक्चुअली हमारे शरीर में बनते रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में, इवन ऑल एनिमल्स में भी बनते रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वेरियस फंक्शन इन द बॉडी को कंट्रोल करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी हमारा लुक्स है, हमारा जो अपीयरेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन पे। तो आपके शरीर में अगर अलग प्रोटीन रहेगा तो आपका दिखने का जो भी अपीयरेंस है वो अलग प्रकार का रहेगा। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मान लीजिए ये आपका कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मान लीजिए ये आपकी मेन सीक्वेंस है या रिप्लेसमेंट है। तो ये जो आरएनए है, तो इस आरएनए पे अगर मान लीजिए कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड आइदर सिंगल या उससे ज्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड अगर बदली हो गए, तो इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन ऐसे कहते हैं। व्हेन एनी वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन सीक्वेंस गेट चेंज ड्यू टू एनी रीजन कॉजिंग माइनर और मेजर चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको म्यूटेशन ऐसे कहते हैं। तो म्यूटेशन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ म्यूटेशन अच्छे के लिए भी होते हैं, कुछ जो म्यूटेशन होते हैं उससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसमें से एक्चुअली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये म्यूटेशन की वजह से होती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये वेरी फैटल टू ह्यूमन बीइंग है। तो जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसकी लाइफ जो है, उसका लाइफ स्पैन अपने आप कम हो जाता है। एवोल्यूशन क्या कंसेप्ट क्या है कि दुनिया में जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? तो वो डेवलप हुआ है सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। तो ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसमें नया स्पीसीज बन जाते हैं, और या उसमें जो स्पीसीज है उसमें नया स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाते हैं, या सेवरल जनरेशन के बाद उसमें क्या हो जाता है कि अलग सारा मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज नथिंग बट रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। तो मान लीजिए नेचर की अगर कंडीशन बदलती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? तो एनिमल अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट हो या एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो क्या करेंगे? वो खुद के जीन्स में चेंज लाने की कोशिश करेंगे,
तो जिसकी वजह से क्या हो जाए कि उनका जो सर्वाइवल रेट है या उनका जो एग्जिस्टेंस रेट है एनवायरनमेंट में वो बेटर हो सके। तो इस प्रोसेस को ही एवोल्यूशन ऐसे कहते हैं। एवोल्यूशन का और एक डेफिनेशन दिया है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा कमिंग जनरेशन का, उनका स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो अलग रहेगी विथ रेफरेंस टू देयर एंसेस्टर्स या प्रीवियस जनरेशन। और एवोल्यूशन इज द एवर लास्टिंग प्रोसेस, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दिखाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ एक्चुअली अलग अलग एनिमल के पिक्चर देखते हैं तो इसमें जो भी उनके आंखों की जो भी आईज का स्ट्रक्चर है या नोज का स्ट्रक्चर है या माउथ का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर भी बाल है, इसके ऊपर भी बाल है, इसके ऊपर भी बाल है। देखो इधर भी कान कहाँ है, सर के ऊपर है, यहाँ भी कान कहाँ है, ईयर कहाँ है, उनके सर के ऊपर है, यहाँ भी ईयर क्या है, सर के ऊपर पे। यहाँ भी अगर आप अलग अलग पत्ते देखेंगे तो पत्ते देखिए अलग अलग है, लेकिन उसका जो लीफ स्ट्रक्चर है, उसका लीफ वेनेशन है और लीफ साइज है, तो वो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम सिमिलैरिटी दिखाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, जो हमारे आंखों को दिखता है। एनिमल्स में क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ हो गया, पोजीशन ऑफ द आईज हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिन्ना, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी। तो हेयर कहाँ होते हैं, तो सिर्फ मैमल्स में ही होते हैं। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में क्या होता है कि लिप शेप, लिप वेनेशन, लिप पेटियोल, ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही फीचर दिखाते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी क्या प्रूव करती है कि देयर ओरिजिन मस्ट बी द सेम ड्यू टू द सिमिलैरिटीज इन देम एंड दे मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। यानी कि ये उसे प्रूव हो जाता है कि उनके पास क्या रहेगा, तो उनके पास कोई तो कॉमन एंसेस्टर रहेगा। और ये जो एनिमल्स है या प्लांट्स है जो भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, उनका जो भी एंसेस्टर रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल यानी कि मान लीजिए बोन है, उनके जो जॉइंट है एनिमल्स, तो उनके जो भी स्ट्रक्चर है तो उसको ही कहते हैं एनाटॉमी। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ देखते हैं ह्यूमन हैंड देखते हैं, या 4 लेग ऑफ ऑक्स देखते हैं, या पैटेजियम ऑफ बैट देखते हैं, यानी कि जो पंख हम इसको कह सकते हैं, या फ्लिपर ऑफ द वेल कि जिससे वो तैरती है वेल। तो देखिए एक्चुअली उनके क्या फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ह्यूमन हैंड, 4 लेग्स ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट, तो ये क्या करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये सिमिलैरिटी से क्या पता लगता है कि जो भी उनके एंसेस्टर रहेंगे तो दे मस्ट बी हैविंग कॉमन एंसेस्टर। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, कुछ ऑर्गन है जो एनिमल्स में जो डीजेनरेट हो गए, यानी कि अभी नहीं दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को टेल नहीं है, तो ये डीजेनरेटेड ऑर्गन है। अगर हम अंडर डेवलप अगर देखें तो कुछ जो है बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट जो क्या है अंडर डेवलप्ड है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन का ईयर पिन्ना देखेंगे तो क्या है, अंडर डेवलप्ड है। अगर हम यूजलेस ऑर्गन की बात करें जैसे अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स की बात करें तो जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन में क्या होता है कि अपेंडिक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको ही क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे कहते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, यानी कि अगर जो भी पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हर सिचुएशन में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि कुछ सिचुएशन में वो फायदेमंद रहेगा और कुछ सिचुएशन में क्या रहेगा, वो उस ऑर्गेनिज्म को तकलीफ दे सकता है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू गेट डिसअपियर। जैसे मान लीजिए ह्यूमन टेल अगर नहीं है तो उसको मान लीजिए अगर वो डिसअपियर हो गई तो इसका मतलब वो उसको जाने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लगे होंगे। अगर ह्यूमन अपेंडिक्स की बात करें तो ह्यूमन में वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन वही अपेंडिक्स अगर हम रूमिनेंट में बात करें तो ये फंक्शनल होता है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन में बात करें मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना है तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं वो अपने कान हिला नहीं सकते हैं, लेकिन जो मंकीज है तो मंकीज क्या है, अपने कान एक्चुअली आराम से हिला सकते हैं और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उधर वो फंक्शनल स्टेट में काम करते हैं। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन की हम बात करें तो ह्यूमंस में तो वो है टेल बोन, यानी कॉकिक्स पार्ट नहीं है। उसके बाद विजडम टीथ भी ह्यूमन में नहीं है, मीन्स है बट एक्चुअली किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है। वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी कि यूज नहीं है उसका। जो टेल बोन होता है ह्यूमन में वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और जो बॉडी प्रेजेंट ऑन द बॉडी है ह्यूमन की तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, जो भी फॉसिल्स होते हैं, मान लीजिए इन प्रीवियस इन लॉन्ग ईयर्स एगो अगर मान लीजिए कुछ अर्थक्वेक या फ्लड
या वोल्केनो इरप्शन वगैरह की वजह से या किसी और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण क्या हो गया कि बहुत सारे अगर मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बरीड हो गए ज़मीन में, तो अगर उन फॉसिल का स्टडी करते हैं तो उससे भी हम क्या है बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो ये जो स्टडी है फॉसिल्स का, तो उसको ही क्या बोल सकते हैं, तो उसको ही पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस कह सकते हैं। तो फॉसिल्स क्या है, द रेमनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ बरीड ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड इन अंडरग्राउंड, उसको ही फॉसिल्स ऐसे कहते हैं। तो जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है तो उसमें क्या किया जाता है, तो कार्बन जो 12 होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, कार्बन C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और इसमें क्या है कि एक्चुअली कार्बन C14 एलोट्रोप है कार्बन का। तो इसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए जैसे ही डेथ हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या होता है कि उसका इंटेक लेना बंद हो जाता है कार्बन का। तो उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डीजनरेट करना चालू हो जाता है, और ये कार्बन C14 होने के कारण अलग अलग एक्चुअली उसका रेशो बदलता रहेगा इन कमिंग डे। जैसे जैसे टाइम पास हो जाएगा वैसे वैसे वो उसका जो रेशो है वो बदलता रहेगा। तो कार्बन 12 से कार्बन 12 यानी C12 टू C14 का अगर जो रेशो निकालेंगे तो इस रेशो को ही कार्बन डेटिंग रेशो या कार्बन डेटिंग मेथड कह सकते हैं। कार्बन जो डेटिंग का मेथड है तो वो है रेशो ऑफ C14 टू C12। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। तो अलग अलग रेशो से साइंटिस्ट ने एक्चुअली टेक्निक ढूंढा है कि क्या रेशो के लिए एग्जैक्टली उसका डेथ ऑफ पीरियड हो सकता है। इट सीम दैट वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स है वो वर्टिब्रेट क्या है स्लोली इवॉल्व हो गए हैं इनवर्टिब्रेट से। तो ये भी हमें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से ये समझ में आता है। अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटेड एक्चुअली डिस्कवर किया था विलेट लिबी ने, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1960 में। अगर हम कनेक्टिंग लिंक्स की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या है कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं दो डिफरेंट ग्रुप के। तो अगर हम पेरीपैटस की बात करें तो पेरीपैटस क्या है, तो पेरीपैटस एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है एनिलिडा जैसा भी एंड आर्थ्रोपोडा जैसा भी। अगर हम डिक बिल्ड प्लैटिपस की बात करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है रेप्टाइल्स जैसा भी एंड मैमल जैसा भी। अगर लंग फिश की बात करें तो ये क्या है, एक फिश है कि जिसके पास लंग्स है, यानी कि वो फिश के भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। और लंग क्या है, तो लंग किसको रहते हैं, तो लंग जनरली एक्चुअली इंसेक्ट और एनिमल्स को रहते हैं, तो वैसे वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। मैमल्स किससे इवॉल्व हो गए, तो रेप्टाइल से। और एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन किससे इवॉल्व हो गए, तो फिशेस से इवॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जो एवोल्यूशन है ह्यूमन का वो कहाँ से हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ अलग अलग एनिमल के एम्ब्रियोज है, अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर देखेंगे तो सभी के सभी जो एम्ब्रियो कैसे दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये फिश का एम्ब्रियो है, फिश, सैलामेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट और ह्यूमन या मैन ऐसे कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, इनिशियली कैसे दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऑल एम्ब्रियो शो एक्सट्रीम सिमिलरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस एंड दो सिमिलरिटी डिक्रीज ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे क्या करती है वो सिमिलरिटी कम होती रहती है। तो सिमिलरिटी अगर इंडिकेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उनका ओरिजिन क्या रहेगा, कहीं ना कहीं तो कॉमन रहेगा ऑफ ऑल एनिमल्स। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या था, तो डार्विन सर ने कहा था कि जो भी फिटेस्ट रहेगा दुनिया में वो हमेशा जीतेगा और नेचर उसको ही प्रेफर करेगा जिंदा रहने के लिए। तो उसके बारे में उन्होंने बुक पे भी लिखा था। वो जो बुक था तो उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, तो उसमें उन्होंने एक्चुअली थ्योरी प्रपोज की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो भी फिटेस्ट रहेगा, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, नेचर हमेशा उसको ही मदद करेगा जिंदा रहने में। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में यहाँ पेज नंबर 8 पे लिखा है। तो चार्ल्स डार्विन सर ने क्या कहा था, जो नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सस्टेन शो मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ सर्वाइवल, यानी कि हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते रहेंगे और सर्वाइवल के लिए फाइट करते रहेंगे। तो उस कॉम्पिटिशन में वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन ब्रिंग करेगा खुद में। तो रेस्ट ऑर्गेनिज्म गेट्स पेरिश, यानी कि बाकी के ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, अपने आप पेरिश हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या थे डार्विन थ्योरी में, तो जो उन्होंने कहा था सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है कि जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इवोल्यूशन के लिए, बट एक्चुअली वो सही नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन छोड़ के भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के पास कुछ फीचर्स है
तो वो क्यों है, अगर कुछ फीचर्स नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसके बारे में डार्विन सर ने नहीं बोला। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कभी कभी क्या होता है ना कि जीन्स में मॉडिफिकेशन आके म्यूटेशन हो जाता है, तो ये म्यूटेशन के बारे में वो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद था लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म क्या था, लैमार्क सर ने जो भी थ्योरी दिया था तो उसको ही लैमार्किज्म ऐसा कहता है। तो उनका कहना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बॉडी पार्ट, लैमार्किज्म में क्या था, लैमार्किज्म में तो लैमार्क सर ने क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा यूज करेगा तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे उस बॉडी पार्ट में, और जो बॉडी पार्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डीजेनरेट हो जाएगा या अदरवाइज वो गायब हो जाएगा। तो जो लैमार्किज्म क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज। यानी कि जो कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका एक्टिविटी हो सकता है, लेजीनेस हो सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगा। तो ये जो उन्होंने जो थ्योरी दिया था इसको ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यानी कि अगर कुछ ऑर्गन रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे तो किस पे डिपेंड रहेगा, वो उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। एज पर हिम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो मान लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए जिराफ है, जिराफ ने अगर कंटिन्यूसली मान लीजिए उसका नेक का यूज किया तो क्या हो जाएगा, उसकी नेक लंबी हो जाएगी। तो एज पर हिम द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर टू इट्स फर्दर जनरेशन। तो इसको ही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि मान लीजिए किसी ने बॉडी बनाई, तो मान लीजिए जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको क्या, उसका बॉडी होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली जो उनके कुछ ये था प्रपोजल्स थे वो भी कुछ सही नहीं थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो गए, ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। तो जो थ्योरी उन्होंने दी थी लैमार्क सर ने, तो उसको ही लैमार्किज्म कह सकते हैं या उसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कह सकते हैं। स्पेशिएशन क्या है, तो स्पेशिएशन ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल, यानी कि कोई अगर नई स्पीसी अगर जनरेट हो रही है या इवॉल्व हो रही है तो उसको ही क्या कहते हैं, स्पेशिएशन ऐसे कहते हैं। तो स्पीसीज क्या है, तो स्पीसी है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन से उन्होंने जो भी बच्चे पैदा किए तो वो क्या होने चाहिए, फर्टाइल, यानी कि उनको भी बच्चे होने चाहिए या उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए बच्चे पैदा करने की, उसको ही क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पीसी। तो जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अगर मान लीजिए न्यू स्पीसी अगर जनरेट होना है तो कंपलसरी क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए फ्रॉम अर्लियर वन। तो जो भी पहले के जो भी ऑर्गेनिज्म थे उसके कंपेयर में क्या होना चाहिए, जो नया स्पीसी है उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने चाहिए। और ये होने के अलावा बिसाइड दिस जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर द न्यू स्पीसी जनरेशन। तो जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड टू स्पेशिएशन। मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आपने कहीं दूसरी जगह पे बहुत हजारों साल अगर रखा तो वो स्पीसी क्या होगा, कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करके एक ऐसी स्पीसी बना देगी जो दूसरे स्पीसी के साथ ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को मान लीजिए बहुत सारे साल लगे हैं। तो यानी कि ये यहाँ एग्जैक्टली दिया है कि एक्चुअली जो ह्यूमन है वो क्या लेमूर लाइक एनिमल से इवॉल्व हो गया। लेमूर आगे जाके मंकी जैसे एनिमल में कन्वर्ट हो गया और मंकी जैसा एनिमल वापस एप जैसा, और एप जैसा एनिमल वापस मैन जैसे एनिमल में कन्वर्ट हो गया। तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दुनिया के ऊपर जितने भी एनिमल है वो कहाँ से इवॉल्व हो गए, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो गए हैं। डायनासोर कभी डिसअपीयर्ड हो गए अराउंड 7 करोड़ ईयर्स एगो। तो जो अभी मॉडर्न लेमूर है, मॉडर्न लेमूर कन्वर्ट हो गए हैं, इवॉल्व हो गए मंकीज में, मंकीज इवॉल्व हो गए एप में, एप है वो इवॉल्व हो गए आगे जाके गिब्बन में एंड ओरांगुटान में, और जो अफ्रीका में रह गए थे वो एप है वो कन्वर्ट हो इवॉल्व हो गए गोरिल्ला एंड चिंपैंजी में। जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो था विथ इरेक्ट पोस्चर वो अराउंड 2 ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ था। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो है रामापिथेकस, तो वो कहाँ पाया गया, वो पाया गया नॉर्थ इंडिया से एंड ईस्ट अफ्रीका से। तो एप ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो अराउंड 40 लाख ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ है।
अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका ब्रेन का साइज पहले बहुत कम था। तो अभी क्या हो गया कि एनिमल का ओवरऑल बॉडी साइज कम हो गया है, बट उसके बदले में क्या हो गया, उसका जो ब्रेन साइज है वो ब्रेन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। जो सबसे पहले अगर कहीं रिकॉर्ड दिखा गया है कि सबसे पहले जो वाइज मैन था, तो उस वाइज मैन का नाम था निएंडरथल मैन। तो सबसे पहले जो वाइज मैन था तो उसका एग्जाम्पल है निएंडरथल मैन। और जो वाइज मैन है तो वाइज मैन को ही हम होमो सैपियंस कैटेगरी में रखते हैं। और जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक्चुअली कम्स इन होमो जीनस। तो अराउंड 10,000 ईयर्स बिफोर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो अराउंड 5,000 ईयर्स बिफोर डिस्कवर हुआ। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो अराउंड 400 ईयर्स एगो थे। मीन्स ये वहाँ से एग्जैक्टली हम काउंट कर सकते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट थे। और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी अराउंड 200 ईयर्स एगो आया है। और उसके बाद भी क्या है, ये कंटिन्यूसली एवोल्यूशन चालू है। तो ह्यूमन बीइंग इज ग्रोइंग एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स।